अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है AOD, एप्लीकेशन ऑफ, लगा दो पूरा, थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब क्या हुआ, जितना भी डेरिवेटिव हमने पढ़ा था अभी तक, जितना पढ़ा वो केवल मैंने इतना बताया था आपको कि भैया स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बताता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट के अलावा और कहाँ कहाँ पर डेरिवेटिव हम लोग यूज़ करते हैं रियल लाइफ में। तो वैसे तो कई सारे यूजेस हैं इसके, और 5 इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पढ़ाए जाने हैं इस पूरे चैप्टर में। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, अप्रॉक्सीमेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमा। बट आप लोग खुश हो लो या रो लो, आपके ऊपर है। ये 2 चैप्टर सिलेबस से इस बार हटा दिए गए हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। बट पहले तो नंबर वाला कवर करेंगे, 6.1 है, ये 6.2 है, और अब ये 6.3 होगी बेचारी, जो 6.5 थी। हाँ, जो थी अब वो 6.3 हो गई है, क्योंकि ये 2 तो हट गए। ये 3 ही सिलेबस में हैं आपके। तो पहले तो कंसेप्ट कर लेंगे, सिलेबस वाला पढ़ लेंगे, नॉलेज के लिए बाद में आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन पहले इन पर फोकस कर लेंगे जो सिलेबस, क्योंकि हैं बच्चे जो कि सर सिलेबस कराओ, बाकी हमें साइंटिस्ट नहीं बनना, तो इसलिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये बातें। काफ़ी कुछ सीखते इसमें, जो मैंने बताया था आपको कि dy/dx बताता क्या स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, तो उसमें हम लोग पढ़ते अच्छे से। अप्रॉक्सीमेशन भी पढ़ते कि स्क्वायर रूट में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करते हो, तो ये सिलेबस में नहीं है, ये 3 सिलेबस में है। तो जल्दी आओ बेटे, इस चैप्टर का ओवरव्यू जान लो, फिर हम लोग आते हैं 6.1 के इंट्रो पार्ट में। और इसमें केवल और केवल इंट्रो पार्ट होगा, एग्जाम्पल के अलग से वीडियो बनेगा। अच्छा, इंट्रो पार्ट में इतना डीप में जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इसमें क्या है कि यार कोई भी एक चीज़ चेंज हो रही है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी चीज़ किस रेट से चेंज हो रही है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका तो बड़ा रियल लाइफ यूज़ है। क्रिकेट मैच देखते हैं हम लोग, तो आपने देखा होगा क्रिकेट में जाओ देखो तो ऐसे कुछ ग्राफ आता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरीके का कुछ ग्राफ आता है ना, फिर यहाँ पे ऐसे गोल गोल बना देते, जिस ओवर में विकेट गिरे होते हैं, याद आ रहा होगा तो आपने देखा ये फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड, फोर्थ, ऐसे, ठीक है। तो आपने देखा इसको, तो अगर मैं थोड़ा और आगे करूँ, ये ओवर है, आपने देखा मान लो ये 6 ओवर है और ये हमारा 8। 6 ओवर में स्कोर बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, मतलब उस ओवर में रन ज़्यादा आए हैं। 8 पे आगे डाउन हुआ है, मतलब जो 8वां ओवर था उसमें रन कम आए हैं। इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ये रियल लाइफ यूज़ हो रहा है। कोई फंक्शन कैसे हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है और कोई फंक्शन कैसे हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा, जितने भी बनिया लोग हैं, मैक्सिमा और मिनिमा उनके लिए भाई साहब ये मान लो, ये मैं रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ, रियल लाइफ की, कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फैक्ट, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा का दवा के यूज़ होता है। अब आप कहोगे सर कैसे यूज़ होता है, अब देख लो, जैसे मान लो मेरी एक फैक्ट्री है और मैं उस फैक्ट्री में पानी की बोतल बना रहा हूँ, प्लास्टिक वाली, ठीक है, पानी की बोतल बना रहा हूँ। तो आपको पता है कि कैसे बनती हैं, जो भी प्लास्टिक का गार्बेज कलेक्शन होता है, बेकार सी जो प्लास्टिक्स होती हैं वो जाके सारी उस फैक्ट्री में जाती हैं, फिर उनको मेल्ट करके दोबारा से बोतल बनाई जाती है, यही प्रोसेस होता है। अच्छा, तो हर कंपनी चाहेगी कि जैसे उसके पास मान लो 1 किलोग्राम प्लास्टिक है, एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उनका टारगेट है कि 1 किलोग्राम प्लास्टिक से हमको 10 बोतल बनानी मान लो, ठीक है, लेकिन क्वालिटी से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं है हमने बोतल बना दी 20 और मैं गर्म पानी डाला वो ऐंठ गई, ऐसी भी नहीं डालनी कि हमने गर्म पानी डाला वो नीचे से निकल जा रहा है। तो भैया कंपनी है हमारी, ब्रांडेड कंपनी है, तो हमें क्वालिटी से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ बोतल बनाने हैं। मतलब मिनिमम प्लास्टिक में कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बोतल्स हम बना दें कि जिससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो जाए, ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाए। क्या बात समझे, मतलब मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लेना है वो हम सीखेंगे इसमें मैक्सिमम और मिनिमम में। और हर कोई बंदा यही चाहता है, जैसे अगर आपकी दुकान है, आप चाहेंगे फैक्ट्री है, मिनिमम कॉस्ट मतलब हमारी जेब से पैसा कम से कम हो और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आ जाए, यही तो सही है, यही तो दुकानदारों का काम है, फैक्ट्री का यही काम है।
तो वो हम सीखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा में बढ़िया तरीके से। बट यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि एक बनिया है या फिर एक फैक्ट्री है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके ट्रायंगल के आएंगे, स्क्वायर के आएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है, क्योंकि भैया मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या बात समझ आई? ठीक है, तो ये 3 का ओवरव्यू था। तो जैसा कि ये एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रो पार्ट है, तो अब डीप में हम लोग स्टडी करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्या जमगा? अब 2 तो ये हटी गए, तो इनके बारे में क्या ही है। वैसे अप्रॉक्सीमेशन क्या है कि अगर मैंने किसी बालक से ये पूछा कि स्क्वायर रूट 37, तो जो पढ़ा लिखा बालक है बोलेगा सर इसका आंसर 6 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 6 का 36 का 6 हो गया। तो आपने बोला इसका आंसर क्या आएगा? 6 पॉइंट समथिंग। जो वो समथिंग समथिंग है ना, समथिंग समथिंग, वो कौन बताएगा? अप्रॉक्सीमेशन से। कि हर कोई बच्चा को, हर किसी को पता है कि 49 का 7 होता है, लेकिन मैंने पूछा 50 का, तो बोलेगा सर 7 प्लस समथिंग। तो जो समथिंग है ना, कितना समथिंग, वो हमको बताता है अप्रॉक्सीमेशन में। हम लोग सीखते हैं कि इसका आंसर 7 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट तो जैसा आपको, इसमें हम लोग स्लोप सीखते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर एक हमारे पास कर्व है तो ये स्लोप जा रहा, ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल क्या होता है? ये लाइन टेंजेंट है, इस टेंजेंट पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। इसमें ध्यान मत देना, सिलेबस में नहीं है। चलिए, अच्छा, तो अब हम लोग का पूरा डिस्कस है 6.1, जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है सर। अच्छा, बहुत डीप में जाएंगे, काफ़ी कुछ नई नई बातें बताएंगे आपको इसमें, और बता भी देंगे नॉलेज के लिए कौन सी, नंबर के लिए कौन सी है। अच्छा, हम लोगों ने कई बार ये चीज़ देखी है, dy/dx, ठीक है, कई बार। इसको रीड कैसे करते हैं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझना, dy/dx का मीनिंग क्या है। यहाँ पे जो x होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y होता है वो डिपेंडेंट। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि y किस पर डिपेंड है? x पर। मतलब क्या हुआ हर्ष कि x में थोड़ा सा भी चेंज किया, हम x में फ्री हैं चेंज करने के लिए, कितना भी हम चेंज कर सकते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में y किस रेट से चेंज हो रहा है, ये होता है dy/dx का मीनिंग। dy/dx का मीनिंग होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब x में अगर कुछ भी चेंज किया तो y में भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि y डिपेंड है किस पे? x पर। तो वो किस रेट से चेंज हो रहा है वो हम सीखेंगे इसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में। अच्छा, इसको ये रीड करते थे या फिर ये भी बोल देते थे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। पहले इसको ये बोलते थे, फिर बाद में इंस्टेंटेनियस शब्द हटा दिया गया था, अब पता नहीं क्यों, फिर बाद में इसको बोलने लगे ओनली रेट ऑफ चेंज। क्या बोला? रेट ऑफ चेंज। पहले इसको बोलते थे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, फिर ये हटा दिया गया। शायद हो सकता है कि बोल नहीं पा रहे हो या स्पेलिंग याद नहीं हो, वॉट एवर मैटर, तो फिर इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज केवल। बाद में ये शब्द हटा दिया गया। ऐसा NCERT कहती है, ऐसा NCERT के इंट्रो पार्ट में दिया है। चलिए जी, अच्छा, तो अब जल्दी से इसका मीनिंग समझ गए ना। dy/dx का मीनिंग है x में चेंज किया तो y किस रेट से चेंज हो रहा है, ये है dy/dx का मीनिंग। और सुनो, dx अकेला कुछ नहीं होता है। अगर कोई आपसे पूछे ना dx, तो नॉर्मली लोग कहते हैं x में चेंजमेंट, सही बात है, x में चेंज। लेकिन अगर कोई पूछे कि अकेला dx क्या है, dx नहीं है, ये किसी ना किसी पे होते हैं, इनका कनेक्शन होता है कि अगर x में कुछ चेंज हुआ तो y किस रेट से चेंज हो रहा है। अकेला dx कुछ नहीं होता है, अकेला dx का कोई मीनिंग नहीं है। x में चेंज हो रहा है तो x पे चेंज होने में y में क्या चेंज हो रहा है, मतलब कहने का मीनिंग है dx कभी तुम्हें अकेला नहीं मिलेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपसे, क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि किसी बुक में आपने dx पढ़ा, किसी बुक में पढ़ोगे डेल्टा x, और किसी में पढ़ोगे डेल x। अब इन तीनों में अंतर जान लो, और ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत से बच्चे अगर ये समझते हैं कि ये दोनों सेम है तो नहीं सेम है, ये नॉलेज की बात है। इसका NCERT या सिलेबस से कुछ भी लेना देना नहीं हो। समझ लो, जो ये डेल्टा x होता है ये कहता है x में इंक्रीमेंट, x में इंक्रीमेंट, और वो भी फाइनाइट। मतलब समझना इसका मीनिंग क्या है,
डेल्टा एक्स का मीनिंग क्या होता है, एक्स में इंक्रीमेंट, मतलब एक्स में कुछ ऐड करना, लेकिन ऐसा ऐड करना जो कि फाइनाइट होना चाहिए। फिर डी एक्स सर क्या होता है, डी एक्स क्या होता है, एक्स में चेंजिंग, एक्स में चेंज, वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। क्या चमका, डेल्टा एक्स कहता है केवल भाई साहब एक्स में इंक्रीमेंट, केवल एक्स में इंक्रीज करो कोई चीज़। डी एक्स भी कहता है कि एक्स में चेंजिंग, लेकिन वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। तो ये तो एक डिफरेंस। और डी एक्स कभी अकेला नहीं मिलेगा तुम्हें, कभी, ये तुम्हें भाई साहब अकेले मिल जाएंगे। अच्छा, फिर डेल एक्स क्या होता है, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो आप लोग बीटेक वगैरह या बीएससी में आप लोग पढ़ेंगे, तो इसको केवल नॉलेज के होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसका यूज़ होता है। तो ये तो खैर बिल्कुल ही आपके सिलेबस से कुछ भी लेना देना नहीं, बट ये है, आप पढ़ सकते थे इसलिए मैंने बता दिया कि डेल एक्स भी कुछ होता है। अच्छा, तो ये पक्की बात हो गई कि डी एक्स और डेल्टा एक्स कभी भी बराबर नहीं होते। वैसे इसके इंट्रो पार्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही है डी वाई ओवर डी एक्स, बस और कुछ नहीं इसके में। बट मैं आपको इसमें देखो काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं क्या कि डी वाई ओवर डी एक्स और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या बराबर होते हैं, तो पहले तो ये जान लो ये बिल्कुल नहीं होते हैं, ये कभी भी बराबर नहीं होते हैं। क्यों, इसका प्रूफ है बाकायदा। ये कब बराबर होते हैं, तो ये एक नंबर में याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, ये अब बराबर होते हैं। ये एक नंबर के लिए आपको याद रखना है, ये भाई सब बराबर होते हैं। ये डी वाई ओवर डी एक्स इसके बराबर होता है। क्यों होता है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अभी बताऊंगा क्यों। अगर इसे जान लिया तो बहुत ही बेसिक बातें आपको नॉलेज में आ जाएंगी। अगर बात करें रेट ऑफ चेंज में, तो केवल ये सिंपल सी आपको एक बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए एक और बता दें कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये केवल और केवल मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं ये। डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या ओनली रेट ऑफ चेंज। फिर ये क्या है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इस आपको पता है कि 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके में, 20 तो वो हो गए और 12 नंबर के केस स्टडी, तो ऑब्जेक्टिव 32 नंबर के हैं। तो ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी में नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव बनाए जाएंगे, तो बनाए जाएंगे। तो आपको ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका 11th क्लास में फिजिक्स में आपने पढ़ा है बढ़िया तरीके से। इंक्रीमेंट, थोड़ा सा एरर्स वगैरह तो आ सकते हैं, और कोई चीज़ आ सकती है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले तो ये जान लो एक नंबर में कि डी वाई ओवर डी एक्स इसके बराबर होता है, ना कि इसके बराबर होता है। क्यों होता है उसको मैं अभी 1 मिनट में आपको बताऊँगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ, ठीक। तो देख लो अच्छे तरह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर डी वाई ओवर डी एक्स क्या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल होता है। पहले तो जान लो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तब हो जाए। कैसे हो जाएगा उसको समझो। अब देखना, ये एक हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है सर। ओके, तो ये पॉइंट ए है, ठीक। मैंने आपसे कहा कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, गौर फरमाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, एफ एक्स। अब आप कहोगे सर ये क्या होगा, यहाँ तक का डिस्टेंस x है और फंक्शन में रखो x की जगह एफ एक्स ही आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, ये मैं आपको 5.2 में अभी बता चुका हूँ। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से एक डिस्टेंस इंक्रीमेंट किया, आगे की तरफ बढ़े, और ये हो गया इतना डिस्टेंस ले लिया डेल्टा एक्स। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ले लिया, डेल्टा एक्स हमेशा क्या करता है, इंक्रीमेंट, ठीक है। तो मैंने आगे तक का डिस्टेंस ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये जो पॉइंट हो गया, मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया B। तो अब समझना, अब x क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, x प्लस डेल्टा एक्स, यस और नो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x प्लस डेल्टा एक्स, और यही वैल्यू रख दो x की जगह, तो ये हो गया एफ एक्स प्लस, क्या चमका, क्लियर है जी, ठीक। मैंने क्या किया, a से b को मिलाया, ए से बी को मिलाया, तो ए बी क्या, या तो कॉर्ड बोल दो या सीकेंट बोल दो। अब सर कॉर्ड और सीकेंट में अंतर पता होगा। कॉर्ड क्या होता है, ये सर्कल है, सर्कल की अगर सरकमफेरेंस तक टच किया तो कॉर्ड, और आर पार निकाल दो तो सीकेंट। तो इसको कॉर्ड बोल दो या इसको आगे निकाल दो सीकेंट, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ, इसको चलो मैंने, अगर मैं आपसे पूछूँ कि स्लोप ऑफ अ सीकेंट या कॉर्ड, कुछ भी बोल दो, सीकेंट, स्लोप ऑफ अ सीकेंट ए बी का आप स्लोप बताइए,
तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था 11वीं क्लास में, y2 माइनस y1 अपॉन, ठीक है। तो इसको यार ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो, क्लियर है सर। लगाओ y2 माइनस y1, y2 कितना है f x प्लस डेल्टा x माइनस y1 क्या है fx अपॉन x2 क्या है x प्लस डेल्टा x माइनस x1 क्या है x। तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। अब मैंने क्या किया, जो ये डेल्टा x था ना, अब पता नहीं कितना है ये डिस्टेंस, 10 है 20 है 100 है 1 लाख है नहीं पता, बट मैंने क्या किया, अब डेल्टा x को थोड़ा थोड़ा कम करते जा रहे हैं। अभी डिस्टेंस 10 लिया था, 5 ले लेते हैं, अब 6 ले लो, 4 ले लो, 3 कुछ भी ले लो। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको चीज़ को मैं अलग समझाता हूँ ऐसे करके, ये a है और ये b है, समझना। अब मैं b को यहाँ लेके आ गया तो अब इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं b को यहाँ लेके आ गया तो कॉर्ड इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं b को यहाँ लेके आ गया तो कॉर्ड इस तरीके से हो जाएगा। अब मैंने b को a के बहुत पास लेके आ गया, इस b पॉइंट को a के बहुत पास लेके आया, या फिर a को b के बहुत पास लेके आया। इतना पास लेके आ गया कि बस a और b एक दूसरे के ऊपर नहीं है बट बहुत पास हैं, बट बहुत पास है, मतलब इतने पास है जैसे ये समझो ये a है और ये b है। अब मैंने कहा a से b को मिलाओ, तो जब आपने a से e को मिलाया तो जो वो सीकेंट था वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट। क्या बन जाएगा, जो ये हमारा सीकेंट ए बी था ये क्या बन गया, लेकिन कब बना, जब डेल्टा x टेंस टू 0 हो गया। जो डेल्टा x टेंस टू 0 नहीं हुआ है, 0 पे अप्रोच करा, मतलब बहुत पास। कहने का मीनिंग है अब a और b के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 0.00001 इस टाइप का। क्या चमका, तो अब क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ए बी क्या हो गया, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स और अपॉन डेल्टा x। अब एक बात ना बताओ, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बताता क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि y फंक्शन ये है x के रेस्पेक्ट में, तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बताता क्या, डी वाई ओवर डी एक्स। अब आप कहेंगे सर आंसर तो आ गया, नीचे डेल्टा x भी है ये भी है, ऊपर की बात नहीं बन रही है। तो ऊपर की बात देखो कैसे बनेगी। अब देखना ऊपर की बात बनाएंगे, इसको यहीं पे छोड़ो। अब देखिए कहाँ करते हैं, इस जगह कर देते हैं। ये तो कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया। फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था मेरा y इक्वल्स टू एफ एक्स। हमने किया क्या है यहाँ पे, हमने x में इंक्रीमेंट किया। क्या किया, और ये पक्की बात है अगर x में इंक्रीमेंट होगा तो y में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इनका रिलेशन ही है। तो मैंने जब x में इंक्रीमेंट किया डेल्टा x का, किसका किया, तो y में हो गया मान लो डेल्टा y का, कुछ भी ले लो, लेट कर रहे हैं। x में इंक्रीमेंट किया डेल्टा x, तो y में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट ही होगा ना, तो वो क्या ले लिया, डेल्टा y। अब मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू निकालो, तो f x प्लस डेल्टा x और माइनस वाई, यस और नो। और y किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। ये जो फंक्शन था y बराबर y किसके इक्वल है, तो क्या y को हटा के एफ एक्स लिख सकते हैं। तो देखो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या चमका, तो इस पूरे को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, बस दिस इज द प्रूफ। अब ये देखो अगर आपने इसके प्रूफ को कर लिया तो ये चीज़ क्लियर हो रही है कि सारी बातें कहाँ से आ रही हैं। अब जब आप x प्लस डेल्टा x देखोगे तो कोई नई चीज़ नहीं लगेगी, आप तुरंत समझ जाएंगे कि x में हमने कुछ इंक्रीमेंट किया है डेल्टा x का। तो ये जान लो कि डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से इक्वल नहीं होता है। जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होता है वो तब होता है। क्या चमका, एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, आर एस अग्रवाल में नहीं मिलेगा, आर डी शर्मा में नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सोचते हैं यार सिलेबस में है नहीं ज़्यादा, तो क्यों बच्चों को बेफालतू पढ़ाओ। बड़ी नॉलेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ आप नंबर की बात करें, इसका प्रूफ एनसीईआरटी में सीबीएसई में तो नहीं आएगा, केवल नॉलेज के लिए बताया था। अब ये डिपेंड करता है आप पे, अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है कि इसको थोड़ा सा याद रख पाओ, समझ गए हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक बार पढ़ तो लिया ही है।
तो डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई ये आपके लिए नई चीज़ नहीं है। अब एक चीज़ और जान लो ऑब्जेक्टिव के लिए, डेल्टा एक्स जो होता है और जो डेल्टा वाई होता है, जो डेल्टा एक्स होता है और जो डी एक्स होता है, इसको जान लो। डेल्टा एक्स होता है अबाउट अ सीकेंट लाइन। अब सर ये क्या होता है, ये पहले तो याद रख लेना। डी एक्स होता है अबाउट अ टेंजेंट लाइन। आप समझ रहे होंगे, देखो जब डेल्टा एक्स था तब ए से बी को मिलाए तो सीकेंट मिल रहा था ना, सीकेंट मिल रहा था। और जब ये बहुत पास आ गया, बहुत पास आ गया, तब क्या मिल रहा था, टेंजेंट मिल रहा था। तो डी एक्स डील करता है अबाउट अ टेंजेंट लाइन और डेल्टा एक्स डील करता है अबाउट अ सीकेंट लाइन। कोई दिक्कत इसमें? तो अगर हम अपने सिलेबस पे आते हैं कि सर ये डी वाई ओवर डी एक्स का मीनिंग क्या है, वही बता दी। अगर एक्स में कुछ भी चेंज हुआ, एक्स में चेंज बोल रहा हूँ, इंक्रीमेंट नहीं बोल रहा, चेंज का मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो वाई में कितना प्लस माइनस होता है और किस रेट से हो रहा है, ठीक है, किस रेट से हो रहा है। और इसके कई सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे ये बोलूँ, समझना बात को ध्यान से, कि 2023 में किसी बंदे की सैलरी 100 रुपीज़ है, 24 में हो गई मान लो 150 रुपये, उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई। मैं जानना चाहता हूँ किस रेट से। इस रेट को छोटे क्लासेस में परसेंटेज बोलते थे, तो हम निकाल सकते हैं कितनी बड़ी है, 50, पहले कितनी थी 100 इंटू 100, भाई साहब 50% के रेट से उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये तो सिंपल हो गया था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये एक सर्कल, समझना, ये एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस अभी 3 है, तो एरिया और कुछ होगा। अब इसी सर्कल की रेडियस को बढ़ा के अपने 4 कर दिया, अब एरिया और कुछ होगा। एरिया बढ़ेगा ना, जब रेडियस बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा। बट मैं जानना चाहता हूँ किस रेट से बढ़ रहा है एरिया, जो इंक्रीज़ हो रहा है ना, वो किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसी को हम समझेंगे इस चैप्टर में कि ये सब चीज़ें किस रेट से बढ़ रही हैं। क्लियर है जी? अगर आप सर्कल में जो एरिया होता है वो किस पे डिपेंड होता है, आर पे। सही बात है, आर कम हो गई एरिया कम हो जाएगा, आर बढ़ेगी एरिया बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं, समझना कि एक सर्कल की रेडियस में इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, तो एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। तो एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब डी है, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट। मतलब आपको ये फाइंड करना है। क्या बात चमका? क्योंकि आर तो इंडिपेंडेंट है, आर को तुम कुछ भी रख सकते हैं, आर के अकॉर्डिंग ही तो ए चेंज होगा, यस और नो। तो अगर रेडियस में कुछ चेंज, अब जैसे मान लो आ जाओ भैया, आप क्यूबॉइड में आ जाओ, क्यूब में आ जाओ, किसी में भी आ जाओ। मैंने कहा क्यूब की साइड ए है, क्यूब की साइड में अगर मैंने कुछ भी चेंज किया तो पक्की बात है उसके वॉल्यूम में भी चेंजमेंट होगा, उसके एरिया में भी चेंज होगा। तो वो किस रेट से चेंज हो रहा है। अच्छा, अब आ जाओ हीप क्या होता है। हीप समझते हैं, जैसे ये सब रियल लाइफ यूज़ है। आपके पास मान लो एक बोरी में गेहूँ भरे हुए हैं और आपने वो गेहूँ ज़मीन पे आपने डाल दिए, तो आप देखना जाके कुछ इस तरीके, मान लो ये ज़मीन है तो कुछ इस तरीके से फैलेंगे, इस तरीके से ना, ऐसी तो दे एक हीप बन जाती है। इसको हीप बोलते हैं, कॉनिकल शेप में बन जाए या किसी में। क्या बात आई समझ में? तो आप ऊपर से गेहूँ डाल रहे हैं तो जो हीप बढ़ेगी, सही बात है ना। आप जितना ज़्यादा गेहूं डालते जाएंगे हीप उतनी ही बढ़ेगी। तो आप जानना चाहते हैं कि गेहूं मैं इस रेट से डाल रहा हूं तो वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है, मतलब हीप किस रेट से बढ़ रही है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम लोग करेंगे। और देखो, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं मान लो पानी भरा हुआ है, उस पानी में एक पत्थर डाल दो तो उसकी वेव्स आती हैं और वो सर्कल शेप में जाएंगी, तो सर्कल बड़ा बड़ा बनता जाएगा ना, यस और नो। और सर्कल बड़ा बड़ा बनता जाएगा तो सर्कल की रेडियस बड़ी होती जाएगी। सर्कल की रेडियस चेंज हो रही है तो एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। यही सारे क्वेश्चंस हम इसके अंदर करने वाले हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स का रियल लाइफ यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो इसके इंट्रो पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं था। एनसीईआरटी में देख लो, सीधे एग्जाम्पल हैं। ये तो आपको ज़बरदस्ती नॉलेज के लिए सारी बातें बताएंगे, ये आपको कहीं नहीं मिलनी बातें ये, ठीक है। बट ये भूलना नहीं, नोट्स में आपके होने चाहिए, ठीक है। तो इंट्रो पार्ट तो इसका यही है।